Good afternoon, sir. Good afternoon. सुजीवन, तुम्हारी हुई कभी तुम्हारे क्लासमेट्स के साथ कभी बात फॉर आईपी क्लास? नहीं सर, एक के साथ होती है, अमन के साथ। नेहा ने तो आईपी लीव करती है। हाँ, नेहा तो वो उसने तो पीई ज्वाइन बाकी कर और लिया किसी ना। से नहीं होती। ठीक। So Neha has joined PE for more marks. So the next is Mandeep बेटा, ये प्लीज ये अपना कैमरा ऑन कर लो बेटा. That is, you have joined the class after a long while. So my request is that you make your camera on. So now we move to the theory part. In theory, we are discussing the plagiarism. तो प्लेगरिज्म के बारे में यस अमनदीप थोड़ा सा बताएगी. अमनदीप है, क्या नाम है बेटा आपका? अमनप्रीत. अमनप्रीत. हाँ, अमनप्रीत. तो थोड़ा अगर तो नाम में गलती हो जाए तो गुस्सा नहीं करना है, ठीक है? पंजाब में अमनप्रीत, अमनदीप, नवदीप, मनदीप यही नाम चलते हैं पंजाब में. तो अगर थोड़ी सी मिक्सिंग हो जाए, so we should not be very worried about this. Yes, you tell about the plagiarism. The plagiarism is an act where we use somebody's work, but we did not give credit to that person. Yes. And we make it or show it that we have done that work. ठीक है. तो बेसिकली प्लेगरिज्म का बेसिकली मतलब यही है कि किडनैप और अबडक्शन ऑफ समवन एल्स वर्क. अगर हम किसी का काम कॉपी कर रहे हैं, सो दैट इज व्हाट वी मेंट बाय द टर्म प्लेगरिज्म. सो प्लेगरिज्म इज ए वेरी कंप्रिहेंसिव टर्म, जिसके अंदर वर्ड्स की कॉपी भी आ जाती है, आइडियाज की कॉपी भी आ जाती है, इमेजेस, साउंड्स और कोई भी क्रिएटिव एक्सप्रेशन किसी का अगर हम ले रहे हैं, सो दैट इज द पार्ट ऑफ प्लेगरिज्म. ठीक है जी. नेक्स्ट है हमारे पास दी टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म. आज का जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, दैट इज दी टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म. तो बेटा हमारे पास दो तरह के प्लेगरिज्म की टाइप है. एक है हमारे पास इंटेंशनल, दूसरा है अनइंटेंशनल. तो हमने दोनों तरह के प्लेगरिज्म को कंट्रोल करना है. लेट्स से कि हमारी क्लास में से किसी भी स्टूडेंट ने एक रिसर्च पेपर लिखा है, तो रिसर्च पेपर के अंदर दो तरह की प्लेगरिज्म हो सकती है. एक तो आपने जबरदस्ती या जानबूझ के किसी का मटेरियल कॉपी किया है, या दूसरा हो सकता है कि आपने अनइंटेंशनली किसी का कोई आइडिया ले लिया है. तो पहले हम इंटेंशनल, तो हमें क्लियर हो गया, जो भी हमने पहले डिस्कस किया था दैट वाज इंटेंशनल प्लेगरिज्म. उसके अंदर क्या होता है, किसी के काम को कॉपी करना, किसी के काम को बोरो करना, किसी के काम को कट पेस्ट करना फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, या डाउनलोडिंग एसेज टेक्स्ट फ्रॉम द इंटरनेट एंड प्रेजेंटिंग इट एज ऑन. तो जो भी हमने कहीं से कुछ डाउनलोड किया है, कॉपी पेस्ट किया है, सो दैट इज द पार्ट ऑफ इंटेंशनल प्लेगरिज्म. दूसरा हमारे पास होता है अनइंटेंशनल. अनइंटेंशनल के
के अंदर है कि मैं तो अपना काम कर रहा था बट मेरे को लग रहा है ऐसा काम किसी और ने भी किया हुआ है। क्लियर? सो दैट इज not knowing how to acknowledge or incorporate sources of information through proper paraphrasing and summarizing and quotation। तो जब भी हम कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं तो उसके अंदर क्या है कि आप जब जब फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, तो उसके अंदर भी ऐसा ही होता है कि जो काम किसी साइंटिस्ट ने किया हुआ है आप कोट करते हो कि ये काम इस साइंटिस्ट ने किया हुआ है। ठीक है? तो वो कोट करने का क्या मीनिंग है कि कोट कर रहे हो कि आप उसको रेफर कर रहे हो, आप कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे, आप उसको रेफर कर रहे हो। तो अगर आप किसी के काम को रेफर नहीं करते हो तो वो बन जाता है आपका अनइंटेंशनल प्लेगरिज्म। किसी को क्या पता चलेगा कि आप किसी के काम को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया है। सो ये भी हमने करना है कि अगर हम किसी के काम को रेफर कर रहे हैं तो उसका एक मैकेनिज्म होता है, किस मैकेनिज्म से हमने उस पर्सन को रेफर करना होता है, वो उसका एक सिंटेक्स होता है। और वो सिंटेक्स आपको रिसर्च पेपर अगर आप कभी पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा मैकेनिज्म होता है, हाउ वी रेफर समवन। सेकंड पॉइंट है अ केयरलेस कॉपिंग और कटिंग एंड पेस्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस। तो अगर हमने किसी डेटाबेस में से कुछ उठा लिया है तो केयरलेसली हम उठाई जा रहे हैं। क्लियर? सो दैट इज अगेन वी आर नॉट मेंशनिंग दी समवन एल्स वर्क। और दूसरा है, थर्ड पॉइंट है कोटिंग एक्सेसिवली। कोटिंग एक्सेसिवली क्या है कि इतना भी नहीं आपने किसी को रेफर करना कि आपका अपना काम तो दिखाई ना दे, आप दूसरे को रेफर करी जाओ। ठीक है? आपने एक पेपर लिखा, उसके अंदर आपने अगर लेट से 5 पेज का काम किया है तो उसके अंदर आधा पेज आपका है, 4.5 पेज आपने लोगों का ही काम उठा लिया है। तो दैट इज देयर शुड बी ओनली रेफरेंस टू दी अदर पीपल। उसके अंदर ओरिजिनल काम आपका ही होना चाहिए, किसी और का काम जो है वो सिर्फ थोड़ा बहुत 20% या 15% रेफर करने के लिए होता है। और लास्ट है फेलियर टू यूज ऑन वॉइस। तो ऑन वॉइस का ये मीनिंग है कि कंटेंट आपका लगना चाहिए, किसी का हाइड कंटेंट जो है वो नहीं लगना चाहिए। अगर आप वो कंटेंट हाइड लग रहा है तो दैट इज द वायलेशन ऑफ प्लेगरिज्म। तो प्लेगरिज्म के साथ हमने पढ़ा था अबाउट आईपीआर। ठीक है जी? और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यस, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू अवॉइड प्लेगरिज्म। तो प्लेगरिज्म को अवॉइड करने का क्या क्या मीनिंग है? मैंने आपको बताया था रिसर्च पेपर के अंदर अबाउट 20% आपका रिसर्च पेपर प्लेगराइज्ड हो सकता है, 20% उसके अंदर प्लेगरिज्म अलाउड होता है, उससे ज्यादा प्लेगरिज्म अलाउड नहीं होता। सो यूज योर ओन आइडियाज। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। जब भी आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हो, कोई पेपर लिख रहे हो, तो उसके अंदर आपका आइडिया होना चाहिए, आपका कंसेप्ट होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है साइट दी सोर्स। साइट दी सोर्सेज का क्या मीनिंग होता है? रेफरेंस। जिसका काम अगर आपने किसी साइंटिस्ट के काम को रेफर किया है तो आपने उसका जो प्रॉपर मैकेनिज्म का सिंटेक्स लिखने का वैसे आपने रेफर करना है कि ये वाला जो पॉइंट है, आई हैव टेकन फ्रॉम दिस रिसर्च पेपर, ऑलरेडी इस साइंटिस्ट ने ये वाला काम इसके अंदर किया हुआ है। सो when someone else ideas are used, always acknowledge the source and tell your reader where the ideas are from। तो किसी के काम को ऐसे प्रॉपरली हमें रेफर करना पड़ता है। The third point is rewrite the other's idea in your own words। तो अगर किसी का आइडिया आप यूज कर रहे हो तो उसको आप अपने वर्ड्स के अंदर लिखो, पूरा कॉपी पेस्ट उसको नहीं करना है। फोर्थ पॉइंट इज टेक केयरफुल नोट्स। तो जो भी आप काम कर रहे हो आप उसके नोट्स बनाओ सो दैट कि आपका काम जो है वो प्लेगराइज्ड ना शो हो वहां पे। और लास्ट पॉइंट है डेवलपिंग योर राइटिंग स्किल्स। तो जितनी आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होगी उतना ही आपका जो आइडिया है आप उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कर पाओगे। अगर आपके पास राइटिंग स्किल नहीं है सो यू विल नॉट बी एबल टू राइट ए वेरी गुड रिसर्च पेपर। तो ये सारा जो है हमारे पास दीज वर दी पॉइंट्स दैट वर कंसर्न्ड अबाउट दी प्लेगरिज्म। और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द टॉपिक फॉर टुमारो दैट इज ए सॉफ्टवेयर लाइसेंस।
क्लियर? जैसे हम फोर्स पढ़ते हैं, दैट इज लाइसेंसिंग और कॉपीराइट में क्या डिफरेंस होता है, और ये आजकल एक बड़ी नई टर्म चल रही है, दैट इज फोर्स। कोई फेमिलियर है ये फोर्स के बारे में आप में से? एनीवन फेमिलियर विद दिस फोर्स? ये फुल फॉर्म भी लिखी हुई है साथ में यहाँ पे। सर फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सर ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, और ओपन सोर्स का मतलब कि हम इसको मॉडिफाई करके अपने रिक्वायरमेंट्स के अनुसार इसको प्रोग्राम करके हम इसको यूज कर सकते हैं, और हम आगे भी इसको सेल कर। हाँ सेल आप सेल भी कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं होता कि उसमें आप सीधा मॉडिफाई करके आप सेल कर सकते हो, उसके लिए भी आपको रजिस्टर होना पड़ता है, एंड आप मॉडिफिकेशंस को और उसके अंदर आप उसके कोड के अंदर आप मॉडिफाई और अल्टरेशंस कर सकते हो। मींस दी सॉफ्टवेयर का कोड जो है दैट इज अवेलेबल टू यू, दैट इज दी फोर्स। और फोर्स के उल्ट क्या है? अगर हम वो सिनोनिम्स की बात करते हैं, और सिनोनिम्स के जो अगेंस्ट हो गया, क्लियर? दैट इज इसका उल्ट क्या है? फोर्स का उल्ट क्या है, आप बता सकते हो? एक तो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो गया, तो इसका उल्ट क्या है? फ्री का पेड कौन सा, इसका उल्ट आप बता सकते हो? उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? ठीक है, इंद्रवीर हंस रहा है। व्हाट इज ऑपोजिट टू दिस वन? सो आई विल टेल यू। पेड एंड क्लोज्ड सोर्स। हाँ, पेड एंड क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, पेड भी हम बोल सकते हैं ऐसे। मैं आपको टाइप करके बताता हूं इधर, एंड देन यू विल बी बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द वर्ड इज very often used, and you being the +2 students, you all should be familiar with these terms. So I am going to share you a notepad. ये नोटपैड की विंडो दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। बताओ क्या लिखा हुआ है मैंने? ये कॉमर्स वाली टर्म है, कॉमर्स वाली टर्म है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है? बेसिकली ये जो लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर होता है, पेड सॉफ्टवेयर, हम पेड सॉफ्टवेयर भी इसको बोल सकते हैं। फ्री सॉफ्टवेयर इज ऑपोजिट टू दिस, और इसके लिए जो टेक्निकल वर्ड है दैट इज कॉल्ड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का सिंपल मीनिंग है जिस सॉफ्टवेयर को, जिसका कोई पर्टिकुलर ओनर है, और वो आपको कभी भी आपको वो उसका सोर्स कोड कभी भी नहीं देगा आपको। ठीक है, जैसे अगर हमने एग्जांपल लेनी है, अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो कोई बता सकते हो आप? इंद्रवीर विल आल्सो हेल्प मी। कोई आप फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री है? लिनक्स इज फ्री। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और अगर मैंने कोई प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल देनी है तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बताऊंगा? विंडोज। वेरी गुड, बिकॉज विंडोज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फ्री कोई नहीं है। हम लोग अपने सिस्टम पे पायरेटेड यूज कर रहे हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं भी अपने सिस्टम पे ये पायरेटेड ही विंडो 10 चला रहा हूं, बट टेक्निकली दिस इज अंडर लॉ, दिस इज पनिशेबल। अगर विंडोज वाले आके मेरा सिस्टम डिटेक्ट करेंगे तो वो बोलेंगे कि भैया यहाँ इतना फाइन दो, यहाँ जेल के अंदर जाओ। क्लियर? सो दैट इज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज द सॉफ्टवेयर फॉर विच वी हैव टू पे, and free and open source softwares are those which are freely available and whose code is available. You can alter the code and you can make use of that very code. तो आजकल मैं आपको मोटा मोटा बताना चाहता हूं कि इन दोनों टेक्नोलॉजीज के अंदर देयर इज ए ह्यूज कंपटीशन इन द मार्केट, बहुत बड़ा कंपटीशन है। और आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट भी अपने बहुत सारे टूल्स को फ्री करती जा रही है धीरे धीरे, बिकॉज देयर इज ए इंटेंस कंपटीशन।
मार्केट के अंदर क्या हो रहा है कि अब जो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उनका मार्केट शेयर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का शेयर जो है वो श्रिंक करता जा रहा है। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी क्या कर रहे हैं, वो भी कन्वर्ट हो रहे हैं फोर्स टेक्नोलॉजी के अंदर। वो भी अपने सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजीज को मैक्सिमम ऑडियंस को, यूजर को कैप्चर करने के लिए वो भी फोर्स को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। सो दैट इज ए वेरी वेरी बिग, जैसे हमने थोड़े दिन पहले डिस्कस किया था एआई, ऐसे ही फोर्स एंड दिस फोर्स टेक्नोलॉजी जो है दैट इज कैप्चरिंग द सॉफ्टवेयर मार्केट लाइक एनीथिंग। क्लियर? तो कम से कम बीइंग दी +2 स्टूडेंट्स, मेरे क्लास में ये फोकस और एम्फासाइज देने का मतलब ये है कि कम से कम आप इन टर्म्स के साथ फेमिलियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई फोर्स के बारे में पूछ ले तो पता नहीं, ये बड़ी बड़ी डेफिनेशन है और उसके अंदर हमें कुछ भी नहीं पता है। सो एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू फेमिलियर एंड थोड़ा उसका आइडिया होना जो है वो जरूरी है। बाकी इतना टाइम तो है नहीं कि हम फोर्स के ऊपर बहुत सारी डिस्कशन करें, बट आई एम जस्ट गिविंग यू ए हिंट that is a very very challenging and area where मार्केट के अंदर बहुत सारा बिजनेस जो इसके अंदर जनरेट हो रहा है, बहुत सारी कंपनी जो है फोर्स के ऊपर शिफ्ट हो रही है। सो एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई आपका पॉइंट है, सो द प्लेटफॉर्म इज ओपन टू यू। और जितने भी स्टूडेंट्स आज क्लास अटेंड कर रहे हैं तो हर एक स्टूडेंट के पास अनाकोंडा भी इंस्टॉल होनी चाहिए और जैम्प भी इंस्टॉल होना चाहिए। MySQL भी उसके सिस्टम पे रन करती हो और पाइथन भी उसके सिस्टम पे रन करती हो। दिस इज द बेंचमार्क। ये ना कि हम क्लासेस अटेंड करते रहे और बाद में यही ना पता लगे कि जुपिटर नोटबुक क्या है और सर जैम्प कैसे इंस्टॉल करते हैं, हमें तो पता ही नहीं चला जैम्प क्या होता है। सो दिस इज माई रिक्वेस्ट कि आप अपने आप को थोड़ा अपडेट रखो और प्रैक्टिकल भी इन चीजों को थोड़ा थोड़ा करते रहो, तभी आप फाइनल के अंदर अगर प्रैक्टिकल का क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको 10 मिनट में कर पाओगे। ठीक है? तो जितना आप कोड के साथ फेमिलियर हो गए उतना ही आप जल्दी कोड, देखो कोड जो है वो प्रैक्टिकल में भी लिखना है और कोड आपने फाइनल एग्जाम में भी लिखना है। सो नेवर बी रिमेन हेजिटेंट ऑफ राइटिंग द कोड। जैसे आप मैथ की प्रैक्टिस करते हो उतनी प्रैक्टिस तो नहीं मैं बोलता, लेकिन थोड़ा थोड़ा कोड इसका लिखते रहो। अगर आप कोड लिखोगे तभी आप फाइनल एग्जाम में पाइथन का कोड और MySQL की क्वेरी आप प्रॉपरली विद प्रॉपर सिंटैक्स आप लिख पाओगे। ठीक है? सो आई थिंक यू हैव नो पॉइंट टू आस्क। सर, आई वांटेड टू आस्क समथिंग। यस यस यस। पूछना था, जो कोई प्रैक्टिकल नोटबुक बनानी है तो उसमें हम प्रिंट नहीं कर सकते? प्रिंट भी कर लो जैसे आप कंफर्टेबल। देखो प्रिंट के अंदर भी एफर्ट तो उतना ही है कि पहले हम टाइप करेंगे और बाद में प्रिंट में डालेंगे, जैसे आप लोग कंफर्टेबल हो। बट ये मेरा एक सिंपल पॉइंट है कि कॉपी पेस्ट ना हो, सभी के प्रोग्राम मैच ना कर जाए। वहां वो प्रैक्टिकल एग्जामिनर पहली कॉपी खोले सेम कोड, दूसरी खोले सेम कोड, वेरिएबल भी सेम, डाटा भी सेम। तो जैसे हम अपने पेपर कर रहे हैं बेटा, वैसा नहीं होना चाहिए वो प्रैक्टिकल फाइल। दिस इज माय कंसर्न। ठीक है? वही जो आउटपुट टाइप क्वेश्चंस जो आउटपुट टाइप क्वेश्चंस होते हैं बेटा अमरप्रीत, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होता जिसकी आउटपुट नहीं होती। आउटपुट टाइप, सारे क्वेश्चन आउटपुट टाइप होते हैं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जितने भी हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की फाइल बनानी है, फाइल में डालने हैं, उस सभी की आउटपुट जरूर हो फाइल के अंदर। सिर्फ उसका कोड ना हो, उसकी आउटपुट, चाहे एक ही आउटपुट लगा दो उसकी कि ये इसकी आउटपुट आ रही है। दैट्स ऑल। सर, जो एग्जाम में आउटपुट टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो जैसे हम जुपिटर नोटबुक या पाइथन पर आउटपुट निकालते हैं तो एंड में डी टाइप भी दिया होता है, तो एग्जाम में डी टाइप लिखना होता है क्या डी टाइप क्या है? सर, जैसे कोई भी क्वेश्चन का, जैसे A+B किया हमने तो उसका एंड में डी टाइप भी दिया होता है इंट, तो हमने एग्जाम में भी ऐसे लिखना है। कैसे? ये इंद्रवीर को थोड़ा सा समय लगी। इंद्रवीर आप बताओ, थोड़ा सा इंटरवीन करो आप। सर, जब भी हम कोई भी न्यूमेरिक जब हम कोई ऑपरेशन करते हैं तो उसके एंड में ना वो डेटा टाइप बताता है कि इंटीजर है कि क्या है। जैसे अगर हम जैसे स्पाइडर में मैं रन करता हूँ कोई कोड। अच्छा, मैं समझ गया अमनप्रीत का क्वेश्चन। दैट्स वेरी गुड, थैंक्स फॉर हेल्पिंग। और बेसिकली लास्ट पे वो लिखा होता है फ्लोट इंट 64, और ये चीजें हमारा काम नहीं है ये इसको लिखना, हमने याद थोड़ी करनी है इस चीज को।
दिस इज नॉट आवर पार्ट। हमने उस चीज, ये तो क्रैमिंग हो जाएगी ना, हम, ये तो पाइथन का काम है वो डिस्प्ले करता रहे। लेकिन एक पॉइंट है कि वो जो आउटपुट में लिखा होता है उसका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। अगर वो पूछ ले कि इंट क्या चीज होती है, ये तो हमें सर ने बोला था, ये तो याद नहीं करना है इसको, ठीक है। तो ये +1 वाला स्टूडेंट भी आ गया है क्लास के अंदर, चेतनदीप। सो ठीक है, सो वो याद नहीं रखना बेटा, ठीक है अमनप्रीत, यू गॉट द आइडिया। उसको याद नहीं करना है, वो आउटपुट का पार्ट है, वो खुद ही आएगा, बट हमें उसका आंसर पता होना चाहिए। अगर वहां पे फ्लोट लिखा है तो फ्लोट 64 लिखा है, तो फ्लोट 64 का मीनिंग क्या होता है वो हम बता, अगर कोई पूछे तो हमें बताना है बस, दैट्स। बट एटलीस्ट वेरी गुड क्वेश्चन अमरप्रीत, थैंक यू बेटा। सो यू, अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, इट मींस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे तो इट मींस को फिर क्लास लगाने का तो फिर ऐसे कोई फायदा नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इनटू द क्लास। और मनरीत बेटा, आप आगे से बेटा क्लास में आते रहा करो, गीतांशी यू आल्सो, ठीक है। डोंट कम एज ए गेस्ट, come as a permanent student of this class. Thank you beta, thank you very much. Thank you sir. Thank you.